एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। अगर आप लोग हिंदी कोर को हल्के में ले रहे हैं तो ये आप लोगों का गलत फहमी है। क्यों? क्योंकि जब से आप लोग एग्जाम पैटर्न चेंज हुई है ना, बहुत बड़ा आप लोगों का एग्जाम पैटर्न जैसे चेंज हुआ, आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है। आप लोगों को कम से कम इस बात को मालूम होना चाहिए और बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, लेकिन जिसको भी पता नहीं है वो ध्यान से समझिए। हिंदी कोर का जो सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव तो पूरे बुक से पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव भी तो पूरे बुक से पूछे जाएंगे, लेकिन कहां से पूछे जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ये तो मालूम होना बहुत जरूरी है ना मेरे शेर शेरनियों। तो फाइनली आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 1 सब्जेक्टिव का, जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहां पे मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा आपका जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का जैसे आपका फीचर लेखन, संपादक, जनसंचार किसे कहते हैं, रिपोर्ट लेखन क्या है, रिपोर्ट लेखन की क्या क्या विशेषताएं हैं, या तो आपसे पूछे जाएंगे निबंध लेखन। निबंध लेखन जैसे झारखंड का पर्यटन, झारखंड की संस्कृति, कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 5 मार्क्स का पत्र लेखन। किसी मान लेते हैं कि आप किसी भी एरिया में रहते हैं, उस एरिया में गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो रही है, पानी का आपूर्ति के लिए एक स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए, या किसी को भी पत्र लिखने के लिए आ जाएंगे तो ये 5 मार्क्स का आएगी। तो फाइनली मैं आज आपके सामने तीनों क्वेश्चन लेकर आया। क्या? तीनों क्वेश्चन लेकर आया हूं, जहां पे मैं बेहतरीन तरीके से ऑल इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझना है। चलिए हम लोग सबसे पहला जो हम लोग का क्वेश्चन होते हैं ना सब्जेक्टिव का 5 मार्क्स का, ये हम लोग का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सर हम लोगों का क्या, तो बताएंगे सर आपका पत्र लेखन से। और ये पत्र लेखन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा। कितना? 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स में अगर आप पत्रकार में, पत्र लेखन में अगर 5 मार्क्स में 5 मार्क्स लाना चाहते हैं तो ध्यान से समझिएगा। 2 मार्क्स आपको मिलेगा बॉडी में। कहां पे मेरे शेर शेरनियों? बॉडी में मिलेगा। बॉडी किसे कहते हैं सर? तो बॉडी कहते हैं सर यहां से लेकर यहां तक हम लोग बॉडी कहते हैं। ये आप लोग लिखेंगे तो मिलेगा आपको 2 मार्क्स। ये इसको हम लोग बोलते हैं सर स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं सर? स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3। ठीक है, तो 3 स्ट्रक्चर मिलाकर के आपको मिलेगा 3 मार्क्स। यानी अगर आप सही तरीके से अगर स्ट्रक्चर बॉडी में अगर आप कुछ नहीं लिखना चाहते, मतलब अगर मान लेते कोई ऐसा आ गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर सही ढंग से लिखेंगे तो फिर भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएगी। खैर मैं लिखने के लिए सिखा रहा हूं, समझना जरूरी है। अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को पत्र लिखकर अपने छात्रवृत्ति के लिए अनुरोध करें। स्कॉलरशिप के लिए आप अपने प्रधान अध्यापक को एक पत्र लिखें ताकि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सके। चलिए सर आते हैं कैसे। सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, जो भी स्कूल का नाम है वो आपको लिखना है। मान लेते हैं कि मेरा स्कूल का नाम है रांची, मान लेते हैं कि टुंडी रोड टुंडी, या गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह, कुछ भी है। उसके बाद यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, इसको लिख देना है सर यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखना है? मान लेते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो लिख देना है आपको। मान लेते हैं मैं रांची से हूँ तो मैं रांची लिख दिया। अब गोड्डा से तब गोड्डा लिख दिए, पाकुड़ से तब पाकुड़ लिख दिए, जामशेदपुर से तो जामशेदपुर लिख दिए। वो आपको लिखना है, यहाँ पे मेंशन करना है। ऐसा नहीं है कि मैं देखने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए सर। विषय छात्रवृत्ति के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। विषय किसके लिए? छात्रवृत्ति। कहाँ किसको लिए? प्रधान अध्यापक को पत्र। अब आते हैं सर महोदय। अब आता हूं सर बॉडी पे। समझिएगा क्या लिखना है। क्या यहां तक कोई डाउट होगी? यहां तक अगर आप लिख पाएंगे तो एक बार डन कर दीजिए कि सर यहां से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग लिख लेंगे। एक बार डन कर दीजिएगा। ठीक है, अब लिखते हैं सर महोदय के बाद, सेवा में सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का, 10वीं नहीं लिखना है आपको, 12वीं लिखना है। क्या? 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं। मेरे पिताजी सरकारी दफ्तर में चपरासी थे। मेरे पिताजी सरकारी दफ्तर में चपरासी थे, पियोन का काम करते थे, परंतु वह अब सेवानिवृत्ति हो गई है, वह अब रिटायर हो चुकी है। मेरे फादर रिटायर हो गए। हम 5 भाई बहन हैं और हम लोग 5 भाई बहन हैं, अतः घर का खर्च बड़ी ही कठिनाई से चल पा रहा है। और घर की कठिनाई जो है ना, घर की खर्च जो है बड़ी ही कठिनाई से चल पा रही है। इन परिस्थितियों के कारण मेरी पढ़ाई कर पाना असंभव हो गया है। और घर की कठिनाई को देखकर मेरे से पढ़ाई नहीं किया जा रहा है, नहीं हो पा रहा है। यह पढ़ाई जो है मेरे लिए असंभव वाली बात हो गई है। अतः आपसे अनुरोध है। किससे? प्रधान अध्यापक से। सर आपसे अनुरोध करता हूं मैं कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान किया जाए, मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें कृपया, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं और मैं अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं। कृपया सर आप हमें छात्रवृत्ति प्राप्त करने की कृपया करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई को आगे
जारी रख सकूं। मैं 9वीं कक्षा प्रथम, 9वीं कक्षा नहीं, आपको 11 लिखना है, ठीक है। 11 कक्षा मतलब 11वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ हूं। मैं क्लास 11 में फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। आज के अतिरिक्त मैं अरविंद विद्यालय शतरंज प्रतियोगिता में भी प्रथम आया था। और कोई भी खेल लिख लेना है। क्रिकेट खेल में सर मैं मैन ऑफ द मैच हुए थे। फुटबॉल खिलाड़ी में सर मैं मैन ऑफ द प्लेयर हुए थे। इस तरह सबको लिखना है। डाउट लिख पाएंगे सर? हाँ जी, लिख लेंगे ना, कोई तो डाउट नहीं ना, लिख लेंगे ना। चलिए मेरे बात, बहुत अच्छी बात, मेरे सिर नहीं हो। उसके बाद आपको बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी हो गया, एक यहाँ पे 2 मार्क्स और 2 मार्क्स, 4 मार्क्स हो गया सर। मेरा 4 मार्क्स क्लियर हो गया, 1 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा, समझिएगा। आशा करता हूं कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान कर दी जाएगी। आशा करता हूं सर कि आप मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें, ठीक है। यहाँ पे करे लिखना, कर दी जाएगी नहीं, गलत लिखा हुआ है। आशा करता हूं सर आप मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। यस। अब आते हैं सर आपका आज्ञाकारी छात्र, जो भी लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र लिखने के बाद क्या क्या लिखना है वो आपको समझना है। क्या क्या लिखना है जरूरी नहीं है, अच्छा यही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। हाँ मेरे सिर नहीं हो, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, बस लिखने का आइडिया पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखना आपका आज्ञाकारी छात्र, शिष्य नहीं लिखना है, छात्र लिखना, अच्छा लगेगा, ठीक है। छात्र हिमांशु शर्मा, आप दिनांक यहाँ पे लिखना है, वहां गलत लिखा हुआ दिनांक यहाँ पे लिखना है। जो भी दिनांक जिस दिन आपका एग्जाम होगी, जैसे मान लेते हैं 7 फरवरी को आपको एग्जाम होगा, तो आपको हिंदी से लिखना है 7 फरवरी 2024, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है रोल नंबर, मतलब क्रमांक नंबर, वर्ग मतलब कौन सा क्लास में है अभी, 12 तो 12वीं कक्षा में हूं, ये सब आपको लिख लेना है। बाकी और कुछ नहीं लिखना है, इतना लिखना है, 5 मार्क्स ले लेना है और एग्जाम में लौटकर घर आ जाना है हम लोगों को। समझ में आया जी? मुझे पा रहा है नंबर बतवा तो नहीं कैसे ना प्रश्न। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखेंगे और 3 मार्क्स वाला, फिर हम लोग 5 मार्क्स भी क्वेश्चन करवाने वाला, समझिएगा। पॉइंट 1, चेहरा चार्ली चार्ली हो जाती है, चेहरा चार्ली चार्ली सा हो जाती है, स्पष्ट करें। 2 मार्क्स का है। जब व्यक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर हो और अपने अंतरात्मा को टटोलता है तो उसे स्वयं खुद पर हंसी आ जाती है। आपको नहीं समझ में आया? समझिए मेरे प्यारे इस क्वेश्चन को। चेहरा चार्ली चार्ली हो जाती है, इसका आशय स्पष्ट करना है। जब व्यक्ति अपने मतलब कोई व्यक्ति बहुत जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है, थोड़ा सा मैं बता दूं, अभी जैसे 12th फेल मूवी आया है ना, इसी के एग्जांपल में बता रहा हूं। तो 12th फेल मूवी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, समझिएगा। मैं अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत किया, इतना स्ट्रगल किया हूं। जब मैं कोई अच्छा पोजीशन पे पहुंच जाता हूं, मैं मान लेते हैं कि मैं IAS बन जाता हूं, तो उस समय मैं बैठ को सोचता हूं, अरे क्या मैं मेहनत किया था, कितना इस पद के लिए मैं कितना तोड़ते थे, कितना धूपते, कितना रोते थे, कितना रातें जागते थे, कितने रात को मैंने दिन बनाया था, ये मैं सोचने लगा। इसी को कहता है कि मुझे इस सब सोचने के बाद मेरे मुंह से खिलखिला कर हंसी आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जब व्यक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है तो और अपने अंतरात्मा को टटोलता है, अपने अंतरात्मा को मतलब कि मैं अपने जिंदगी में क्या किया हूं, जब मैं टटोलता हूं तो उसे स्वयं खुद पर हंसी आ जाती है। समझ में आया? डन कर दीजिए। क्या अब मैं जो चीज समझाता हूं आप लोगों को समझ में आता है जी? हाँ जी, समझ में आता है मेरे प्यारे? समझ में आ रहा है? तोहनी के हमारे बतवा बुझल पा रही ना, जेते क्वेश्चन हम तोहने के जब बुझायो कि तोहने हमारे बतवा बुझल पा रही, तोहने कैसे प्रश्न तो ठीक हो। अब आते हैं सर क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नेक्स्ट सर, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है? जो ढोलक की आवाज है पूरे गांव पर, लुट्टन सिंह पहलवान, बहुत ही रोचक वाली स्टोरी है। एग्जाम के बाद भी और एक बार आप लोगों को पढ़ लेना है कि परिस्थितियों से लड़ने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए। परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है ना, हम ऐसे करके और रोते लड़ते, अरे सोनिया हमरे धोखा दे दिलो रे, राजा हमरा धोखा दे दिलो, ये सब हम लोग सोचते रहते हैं। लेकिन परिस्थिति में विपत्ति अगर हमारे बॉडी पे आ जाए, हमारे घर पे आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो किस तरह से हैंडलिंग करना चाहिए ना, एक बार ढोलक वाली कहानी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझिएगा। खैर, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर पड़ा? ढोलक की आवाज सुनकर गीत के अद्भुत औषधि उपचार पथ विभिन्न प्राणियों में संजीवनी शक्तियां भर जाती थी। मतलब ढोल की आवाज सुनते ही गांव पे जितना भी व्यक्ति रहते थे, वह क्या होता था, इन ढोल की आवाज को सुनकर उनकी हवा, उनकी दवा, औषधि वगैरह उन सब छूट जाते थे और कहते थे, अरे वाह,
इतना इस गांव पे कौन ढोल बजा रहे थे? चकढा चटधम, चकढा चटधम की आवाज आती थी। कौन बजा रहे भाई? इतना विपत्ति आ गया है गांव पे, इतना महामारी आ गया है, उसके घर पे एक व्यक्ति मर गया है, फिर भी वो ढोल को बजा रहे हैं। क्या बात है? वो कहता है, मेरे शेर कहता है कि मेरे ढोल की आवाज से हमें लगता है कि इस गांव पे जो महामारी आई है, जिसके ऊपर बीमारी पड़ी हुई है, वो इस ढोल को सुनकर थोड़ा सा खिलखिलाएंगे, थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, थोड़ा सा प्रसन्न होंगे। ठीक है, समझिएगा। ढोल की आवाज सुनकर गीत के अद्भुत औषधि उपचार, पद विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भर जाती थी। बूढ़े, बच्चे और जवानों की शक्ति आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता है। दंगल का दृश्य मतलब बड़े बड़े लोग आते हैं चकढा चकधम, चकढा चकधम की आवाज सुनने के लिए। ढोल की आवाज सभी को मोहित कर देता है, और जो ढोल की आवाज है सभी व्यक्तियों को क्या कर देते हैं मेरे शेर शेरनियों? मोहित कर देता है। सारा दुख सुख को वो भूल जाते हैं और वो खिलखिला कर हंसना शुरू कर देते हैं। आगे कहता है, ढोल की आवाज सुनकर ही गांव के मरते हुए प्राणी की आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती है। और जो भी व्यक्ति मरते समय, आप देखिए इसका रूह निकलने वाला है, इसका रूह निकलने वाला है, उस समय व्यक्ति चकढा चकधम, चकढा चकधम की आवाज सुनते हैं तो उसकी रूह धीरे 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 निकल जाती है, कोई कष्ट नहीं होता है। ये बताया गया सर इस टॉपिक में। ठीक है, और तकलीफ नहीं होती है और वे मौत से भी नहीं डरते हैं, और मौत से भी वो नहीं डरते। ये था सर हमारे क्वेश्चन जो आपके पेपर में ना 3 मार्क्स का आएगा। क्या आपको समझ में आया है? एक बार डन कर दीजिएगा। क्या सच में आपको समझ में आया है? एक बार डन कर दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है तो एक बार जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चलेगा ना कि जितना मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, जिसके लिए कर रहा हूं, वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, यानी आपको प्रॉफिट हो रही है, यानी ये कम से कम आपको होना चाहिए ना। चलिए सर क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। जाति प्रथा के संबंध में अंबेडकर ने के विचारों पर प्रकाश डाला। अंबेडकर कौन जाति से आते थे? एससी जाति से आते थे। एससी, सोचिए भारत का संविधान का पिता कहा जाता है। बाबू रे याद रखिएगा, मेहनत होती है, मेहनत से ही किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है। अगर वो सोचते रहते ना कि मेरे स्कूल से मेरे इस कारण से निकाल दिया, मैं रोता रहूं, मैं क्यों निकाल दिया, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। अगर वो इस तरह से सोचते रहते, करते नहीं। इसलिए जिस भी कास्ट से है, कोई भी ऐसा ना सोचे सर मैं तो लॉयर कास्ट हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, ऐसा नहीं। आई कैन डू। जब तक आप खुद नहीं कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता हूं, आपको दुनिया इंसान आपको कभी भी जिता नहीं सकती है। खुद से लड़ना सीखिए। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप ना मानते हुए कहा कि यह श्रमिक विभाजन करती है। यह विभाजन मनुष्य की रुचि या क्षमता की अपेक्षा करती है। व्यक्ति के जन्म के पहले से ही माता पिता के सामाजिक स्तर पर वहां के केवल ध्यान रखकर विभाजन होता है। वह जीवन भर के लिए एक ही पैसे में बंध जाता है। पैसे का मतलब होता है पैसा नहीं, पैसे का मतलब पैसा नहीं होता, पैसे का मतलब होता है धंधा, किस धंधे से काम करते हैं। मैं पैसे में बंध जाता है, उसे पैसा परिवर्तन की आज़ादी नहीं मिलती है, और उसे कोई भी पैसा मतलब कोई भी धंधा करने की आज़ादी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि माँ बाप रोकते हैं कि आप एससी से आते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो बंधे रह जाते हैं। ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्विविध आया था? नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्विविध था? ठीक है, नमक जो स्टोरी है ना, नमक स्टोरी, उसी से पूछा गया, समझिएगा। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में यह द्विविधता था कि वह अपने वादे को निभा पाएगी या नहीं। अब वहाँ लाहौर से जब नमक लेकर आ रही थी तो वह सोचने लगी मैं नमक ले जाऊंगा या नहीं ले जा पाऊंगा, ये सोचने लगी। जान देकर भी माँ समान बीबी का इच्छा को पूरा कर पाएंगी कि नहीं। जान देकर भी माँ समान बीबी की इच्छा, समान नहीं होगा, कुछ उतना होगा, बीबी के इच्छा पूरी कर पाएगी या नहीं, वो आपके मन में खटखटाते रहता था, सोचते रहती थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मोहनजोदाड़ो की नगर योजना पर टिप्पणी लिखा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा तो चलेगा? क्यों मैं नहीं बताऊंगा? क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका मोहनजोदाड़ो जो हिस्ट्री का पहला टॉपिक है ना, उसी में आपका बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिया हुआ था। क्या आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड, तो क्या आप कर लेंगे? एक बार जरूर बताइए, क्या आप कर लेंगे? यस या नो मेरे शेर शेरनियों, एक बार जरूर बताइए। मैं इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ना आप लोगों को मैं बता चुका हूँ आप लोगों का। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। चलिए सर,
हाँ, अगर कोई किसी का दिक्कत होगा तो मैं बोलिएगा, मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जूठन पाठ में लेखक क्यों पढ़ना चाहते थे? जूठन पाठ में लेखक क्यों पढ़ना चाहते थे? एक छोटा सा स्टोरी सुनाओ, आपको सारा चीज याद हो जाएगा। सुनने चाहते हैं? 1 मिनट का है। एक बच्चा ना, एक फादर है, देखिए एक पिता है, क्या है, एक पिता है और एक बच्चा है। स्टोरी को समझ लीजिए, 1 मिनट का है, सारा चीज समझ में आ जाएगा। पिता कहता है कि बेटा पढ़ लो, क्या बेटा पढ़ लो, नहीं तो मेरे जैसा खेती करना पड़ेगा। देख रहे हो ना कितना कष्ट होता है खेती में। बच्चा पढ़ नहीं रहा है भाई, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है। फिर पापा कहते हैं, पिता कहते हैं बेटा पढ़ लो, नहीं तो फिर इस तरह से काम करना पड़ेगा। बेटा कहता है हाँ पापा मैं काम करूंगा, चलिए चलिए मैं काम करूंगा, चलिए मुझे खेत लेके चलिए। चला गया खेत, पापा की मेहनत को देखते हैं और मेहनत को देखने के बाद बच्चों को कहते हैं चलो तुम, उसको बेल बना दिया। क्या बना दिया? बेल बना दिया। मतलब बेल मतलब समझ में, बेल नहीं रे भाई, बेल नहीं, बेल तो बेल होता है। उसको हाल को खींचने वाला बना दिया है और छोटा बच्चे को हाल को खींचने नहीं पा रहा है। जब नहीं खींच पा रहे तो मार तमाचा, मार तमाचा। बेटा, पापा कह रहे थे कि बेटा तुमको बोल रहे थे ना हम कि पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। वो बेटा क्या करते हैं, हाल को वहीं पे छोड़ते हैं, किताब कॉपी उठाते हैं, दौड़ते 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 भागते हाफते कांपते हुए वो स्कूल पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगी जो हमसे कहेगा कि मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, मैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। खैर इस पाठ में यही बताया गया है, समझिएगा। जुट पाठ में लेखक क्यों पढ़ना चाहते थे? जुट पाठ में लेखक इसलिए पढ़ना चाहता था कि वह अगर पढ़ाई छोड़कर काम में वह लगा रहा तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगी। अगर वो काम पे दिन प्रतिदिन काम करते रहे तो उसकी जिंदगी क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। वह अच्छी नौकरी पाना चाहता था और वह क्या करते थे, अच्छा खासा नौकरी स्टैंडिंग करना चाहते थे, अच्छा खासा नौकरी पाना चाहता था जिससे उसका समय के अनुसार विकास हो, जिसके अनुसार उसके समय के अनुसार क्या हो, विकास हो। इसलिए वो पढ़ना चाहते थे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा, ज्यादा लिखना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। सिल्वर बैंडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? जो सिल्वर बैंडिंग है इसकी कहानी के संवेदना का मूल संवेदना क्या है? तो समझिएगा, सिल्वर बैंडिंग कहानी में होम मिनिस्ट्री में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत यशोधर पंत के माध्यम से आधुनिक समाज की विसंगतियों को उजागर किया गया। इस कहानी में आधुनिक दिखावटी जीवन शैली एवं पारंपरिक संस्कार एवं मूल्यों के टकराव को अभिव्यक्ति किया गया है। मानवीय मूल्यों, भाईचारा, रिश्तेदारी, बुजुर्गों का सम्मान आदि का हंसियाए पर जाना एवं पश्चात संस्कृति का प्रभुत्व प्रभाव भी इस कहानी में स्पष्ट है। डाउट? क्या आपको डाउट है इस तरह से क्वेश्चन पे? चलिए सर अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। एन के परिवार को अज्ञातवास में जाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? ये कहानी जो है ना इटली का है, कहाँ गए, सॉरी जर्मन का है। और हम लोग जो पढ़े हैं ना हिटलर वही क्या है, हिटलर जो है ना, हिटलर वो यहूदियों से काफी ज्यादा नफरत करते थे। जो यहूदी परिवार के लोग होते थे वहां पे लोग से उनको पकड़ कर जो ना गोली मार देते थे। कौन? हिटलर, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहला विश्व युद्ध सर 1914 से लेकर 1918 तक, दूसरा सर 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक। इसी बीच में एक कांड हुआ था दूसरा विश्व युद्ध के समय। दूसरा विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, याद रखिएगा, जर्मनी में नाजियों द्वारा, एक नाजी पार्टी था, अब हिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे चलकर। जर्मनी में एक पार्टी था, नाजी पार्टी। क्या नाम था? जर्मनी में एक पार्टी था सर, नाजी पार्टी। और इस नाजी पार्टी में क्या हुआ था समझिएगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में नाजियों द्वारा यहूदियों होने अत्याचार एन फ्रैंक की पीड़ा बढ़ा रहे थे। एन फ्रैंक की पीड़ा मतलब यहूदी थे एन फ्रैंक, इस कारण से उन पर अत्याचार किए जा रहे थे। कौन बताए सर? तो बताएंगे सर, यहूदी परिवार के जो लोग थे उन पर अत्याचार कर रहे थे जो नाजी पार्टी के लोग होते थे, ठीक है। ऐसे में छिप कर रहना मजदूरी था, मजदूरी ने मजबूरी था। क्या था? ऐसे में छिप कर रहना मजबूरी थी। बेबस जिंदगी व्यतीत करती एन फ्रैंक एनल जीने को आतुर थी, बेचैन थी। प्रकृति के प्रति उसमें अद्वितीय आकर्षण था। शुद्ध विनाश और संहार के इस माहौल के कारण एन का परिवार डरा था और डर का एक कार्यालय में छिपा हुआ था। इस कारण से वो छिपे हुए थे। इससे ना देख 2 क्वेश्चन एक बार याद रखिए, मेरे बात को समझिए। एक होता है नमक का स्टोरी, एक होता है लक, एक होता है ना ढोलक का स्टोरी, और एक होता है आप लोगों का एन फ्रैंक का स्टोरी। ये 3 ऐसा स्टोरी है ना जिससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा किस लिए जाने जाते हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आप लोगों को ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का मूलतः खेतियार पशुपालन सभ्यता थी, इसके बारे में स्पष्ट करना है। किसके बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में हम लोगों को स्पष्ट करना है कि इससे रिलेटेड अगर हमारे पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या अगर आप लोगों को एक बार जरूर बताइए, ठीक है, हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री लेकर स्टडी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं तो आपको समझ में नहीं आएगी मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार जरूर बताइए कि सर हमें समझ में नहीं आने वाला है। तो मेरे शेर और शेरनियों एक बार आप लोग अच्छी तरह से इसको देखिए, ठीक है, एक बार अच्छे ढंग से इनको देखिए। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप लिख पाएंगे या नहीं, जल्दी से बता दीजिएगा मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड खास करके। तो ये हम लोग ना याद रखिएगा सब्जेक्टिव का सेट नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। किसके बारे में, तो बताएंगे सर सब्जेक्टिव का सेट नंबर 1 किसके बारे में शेरों शेरनियों, तो सब्जेक्टिव का याद रखिएगा 5 मार्क्स 3 मार्क्स और 2 मार्क्स का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्या आज के बाद अगर इन सब क्वेश्चनों को अगर आपके पेपर में आ जाए तो क्या आप सॉल्व कर लेंगे ना, यस या नो जरूर बताइए कमेंट में। कैसा लगा शुरू से लेकर अंत तक जरूर बताइएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, चैनल वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे या ना लगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जितना ज्यादा हो सके मेरे प्यारे अपने अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हिंदी कोर का पेपर ना और इंग्लिश सेलेक्टिव का पेपर उतना इजी नहीं है जितना स्टूडेंट इजी मानकर बैठे हुए हैं। इतना इजी नहीं है जितना इजी आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।